गुड इवनिंग फ्रेंड्स। शुरू करते हैं। आज सबसे पहले तो खुशी की बात यह है कि ये जो हमारा 3 साल से ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है, तो आज 200वां लेक्चर है। 200 लेक्चर इसमें अभी तक में हो गए हैं और आज 200वां लेक्चर है जो ऑनलाइन पर ये यूट्यूब पर जाएगा, वो 200वां लेक्चर होगा। इससे और तो और बहुत लेक्चर थे, पर ये मेन हिंदी में जो है हमने यूट्यूब पर जो डाले हैं वो 200वां लेक्चर है। तो इतनी मंजिल तो हमने काट ली है, देखते हैं आगे कितना होता है। तो अब हम इस मीटिंग के अंदर लास्ट मीटिंग में देखा कि तावैया जी क्लाउड ऑफ विजडम की बात बार बार करते हैं और कहते हैं कि हर व्यक्ति ब्लेस्ड है, क्योंकि हर व्यक्ति को ये मिला हुआ ही है इस तरह का ये विजडम का, पर क्योंकि वो अनुभव नहीं कर सकता। और उसका एक ही कारण है कि हमारा थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट इतना ज़्यादा चलता है कि जो विजडम अंदर आता है वो रजिस्ट्रेशन एरिया तक नहीं पहुंचता है और इसके कारण हमें इसका अनुभव नहीं होता है। तो ये विजडम क्लाउड को हम देखें तो शास्त्रों की दृष्टि से तो गीता में 3 प्रकार के जो मार्ग बताया है, कर्म, भक्ति और ज्ञान योग। तो जिसको जो प्योर ज्ञान योग है वो एक्चुअली ये जो है जो क्लाउड ऑफ विजडम से जो निकलता है वही हकीकत में ज्ञान है और कुछ भी ज्ञान नहीं है। बाकी सारी चीज़ें जो है वो इन्फॉर्मेशन ही होती है और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो सकता है। पर ये जो है विजडम, नॉलेज और विजडम में काफ़ी अंतर है। ये विजडम जो है वो हमेशा जो चिट्ठी से अंदर आता है साइलेंट एरिया में, उसको विजडम कहते हैं। और वही हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो ऋषि मुनि जो जिनको ये अनुभव होता था, तो ये अनुभव ये विजडम क्लाउड से आता था और वही सच्चा ज्ञान मार्ग है। बाकी जो कोई शास्त्र पढ़ता है या चिंतन मनन चर्चा करता है वो ज्ञान मार्ग नहीं है। या कई लोग ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं तो वो ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो भी अपने आप को ज्ञान मार्गी बताते हैं, वो भी नहीं है। तो ये सच्चा ज्ञान इस तरह हमारे अंदर ये क्लाउड ऑफ विजडम से अवतरित होता है। और जैसे कहा इस तरह वो साइलेंट एरिया में आता है और वहाँ से ये हमारे रजिस्ट्रेशन एरिया में आता है। तो ये फर्स्ट हैंड नॉलेज है, क्योंकि ये नॉलेज जो चिट्ठी है, चिट्ठी से आता है, उसको कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। चिट्ठी में जो ज्ञान पड़ा हुआ है, चिट्ठी सर्वज्ञ है, क्योंकि चिट्ठी ने सब कुछ बनाया हुआ है, तो चिट्ठी सब कुछ जानती है। तो चिट्ठी का ज्ञान जो है वो हमारे अंदर इस तरह ये आता है। और ये फिर जैसे कि वेद है, तो वेद क्या है, वो एक कलेक्टिव नॉलेज या कलेक्टिव विजडम ही है उसके अंदर। वो कोई एक ऋषि ने उसमें कुछ कोई बताया नहीं है या लिखा नहीं है, पर जो इन लोगों को, ऋषि मुनियों को जो अनुभव होता था ये विजडम ऑफ क्लाउड का, और जो ज्ञान उसके अंदर आता था, वही फिर उसको कलेक्ट करके उसको ये वेद बने हमारे अंदर। तो ये जो है एक ऋषि होता है तो उसको उसका दर्शन होता है और श्रवण होता है, इसलिए उसको श्रुति कहा गया। अब जैसे कि गायत्री मंत्र है, तो गायत्री मंत्र का दृष्टा कहते हैं इसको, देखने वाला। तो गायत्री मंत्र का दृष्टा जो है वो विश्वामित्र थे। तो उनको गहरे ध्यान समाधि के अंदर इस तरह ये गायत्री का जो ज्ञान है या गायत्री मंत्र है इटसेल्फ, वो उसको अवतरित हुआ था। और वहाँ से जो उनके रजिस्ट्रेशन में एरिया में आया होगा, तो वहाँ उन्होंने इसको देखा, अनुभव किया, और फिर इसका श्रुति मतलब उसका ध्वनि भी सुनाई दिया कि ये इस तरह का मंत्र है। तो ये इस तरह फिर ये जो पूरा ज्ञान है वो हमारे यहाँ
इकट्ठा होते हैं और ये वेदों के अंदर है। तो ये जो ज्ञान आता है उसको अपौरुषेय भी कहा जाता है। अपौरुषेय मतलब किसी पुरुष ने इसकी रचना नहीं की है, कोई व्यक्ति ने इसकी रचना नहीं की है। ये ज्ञान है, ये प्योर ज्ञान है, वो चिट्ठी से आया है, इसलिए इसको अपौरुषेय कहते हैं। और वेदों को भी इसलिए अपौरुषेय कहा जाता है। पर प्रॉब्लम एक ही है कि हमारे जो पुराने शास्त्रों है उसके अंदर एक हस्तक्षेप बहुत हुआ है, इंटरफियरेंस, या उसको शास्त्रों को टेम्पर किया गया है। तो आज प्योर फॉर्म में कोई शास्त्र शायद नहीं है। इवन गीता जो है वो भी प्योर फॉर्म में तो नहीं है, उसके अंदर भी, क्योंकि क्या होता था कि जिस जमाने में जो चीज़ का प्रचलन ज़्यादा होता था, जैसे कि भाई एक समय ऐसा आया कि भाई जिसके अंदर भक्ति मार्ग जो था, तो भक्त योगियों बहुत सारे हो गए। तो कहते हैं कि भाई जहाँ जहाँ ज्ञान शब्द था गीता के अंदर, वहाँ उन लोगों ने चेंज करके भक्ति कर दिया। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ों का हस्तक्षेप हुआ है, इसलिए प्योर फॉर्म में तो हमें शास्त्र मिलते नहीं। फिर भी जो है वो भी बहुत कीमती है और बहुत गहरा ज्ञान पड़ा है। तो इससे हमें हमारी जो संस्कृति इतनी रीच है, इसका कारण यही है कि ये सारी चीज़ें आज भी हमारे पास उपलब्ध हैं। तो ये जो हम कलेक्टिव नॉलेज की, ये जो तावरिया जी विजडम की बात करते हैं, तो इस तरह हमारे शास्त्रों के अंदर भी ये बात है। वेद इटसेल्फ, ये शास्त्र ये क्लाउड से ही आया हुआ ज्ञान है। तो ये इस तरह इसको समझना है। अब आज पढ़ते हैं, ये हमने डिस्कोसिस 2 में लगभग अब करीब करीब खत्म होने जा रही है। उसमें लास्ट में एक दो चीज़ें, एक पपेट करके है, उसको आज पढ़ते हैं, जो पेज नंबर 100 के ऊपर है जेरोक्स के अंदर। और हम जानते हैं पपेट्स क्या है, तो कठपुतली, पपेट का मतलब हम जानते हैं कठपुतली। तो हमारे कई इसके अंदर आते हैं कि भाई हम तो कठपुतली जैसे, हमारे जो संत लोग हैं वो उनकी बातों में, कई भजन कीर्तन में इस तरह ये शब्द का तो उपयोग किया जाता है कि हम कठपुतली की तरह जीते हैं, कठपुतली को चलाने वाला कोई और है। पर ये इस संदर्भ में तावरिया जी ने बात नहीं की है। वो तो नॉर्मली तो बात ऐसी होती है कि भाई भगवान जो है वो उसका ये है, कठपुतली चलाने वाला है और हम कठपुतली की तरह जीते हैं, ऐसा कंसेप्ट है। पर यहाँ कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। हमारे अंदर क्या चल रहा है और किस तरह हम कठपुतली है, ये बात तावरिया जी बताते हैं। विथ माई सिंसियर रिग्रेट्स, तो रिग्रेट्स के साथ कहते हैं कि भाई देखो हमारी हालत इस तरह की अंदर है। तो पढ़ते हैं, फिगर्स रिप्रेजेंट्स ह्यूमन बींग्स moved by strings so that hands, feet and head can be manipulated, that is, a person whose acts are controlled by another. Even the voice is also that of someone else, one professing to be independent but actually under the control of someone else more strong. तो हम जैसे कठपुतली का खेल होता है तो उसके अंदर क्या होता है, एक धागा होता है और पुतली होती है, और कोई व्यक्ति पर्दे के पीछे से उसको नचाता है और साथ में कुछ गाना भी बजता है या कुछ आवाज़, कुछ स्टोरी भी होती है। बस वही बात हमारे लिए भी है कि इसी तरह हम हमारे अंदर भी इसी तरह का कुछ होता है। पर ये जो है, हम एज ए व्यक्ति हम मानते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं और हम सब कुछ कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि कंट्रोल बाय अनदर, तो कोई ऐसी और चीज़ है कि जिसके द्वारा ये चीज़ कंट्रोल होती है। इवन जिसको हम कहते हैं वॉइस, कि भाई मैं बोल रहा हूँ, तो हकीकत में मैं नहीं बोल रहा हूँ, अंदर कोई प्रोसेस चल रही है और प्रोसेस की आवाज़ निकल के आ रही है। तो ये हम इसलिए टोटली एक कठपुतली की तरह जीते हैं। आगे डिटेल में तो वो बताएंगे कि किस तरह। Brain, thinking instrument area and upkeep area and neurological processes manipulate your head, hands, feet and head, and that is the brain area and neurological processes
इंटरनल डायलॉग इज सपोज टू बी योर वॉइस। तो अब कौन हमें चला रहा है, कठपुतली की डोर किसके हाथ में है? तो कहते हैं कि ब्रेन, द थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट एरिया। तो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट एरिया जो है वही हमें चला रहा है, और इसके द्वारा मतलब कि जिस तरह का हमारे अंदर न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस चलती है, विचार आते हैं हमारे, जो हमने देखे थे 3 प्रकार के जो ब्रेन के इसका ढांचा स्वरूप, तो उसमें ए जो है थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, और बी अपकीप एरिया है, और तीसरा साइलेंट एरिया है। तो ये जो है थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट और अपकीप एरिया, और उसके साथ में न्यूरोलॉजिकल जो प्रोसेस है, ज्ञान तंतु की प्रक्रिया, जो विचार बनने के लिए, ये सारी चीज़ें जो है वही व्यक्ति को एक इसके द्वारा ही व्यक्ति जो है वो सब कुछ करती है। मतलब कि अगर विचार एक आया, इसके मुताबिक हम हाथ पैर हिलाते हैं, चलने की इच्छा होती है, बोलने की इच्छा होती है, हम सुनते हैं। सारी की सारी जो प्रक्रिया है वो सारी प्रक्रिया यही हमारा थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट द्वारा ही हो रही है, और हम मानते हैं कि मैं कर रहा हूँ, पर हकीकत में मैं जैसा यहाँ कुछ है नहीं, यही चीज़ है। और नॉट ओनली दैट पर, लेकिन ये जो इंटरनल हमारे अंदर डायलॉग चलते हैं वो भी एक प्रकार का वॉइस है, और वो ये ब्रेन की प्रक्रिया के दौरान ही उत्पन्न होता है। हम अंदर ही इंटरनल डायलॉग हमारा चलता रहता है, मोनोलॉग चलता रहता है। तो मोनोलॉग क्या है कि ये थिंकिंग प्रोसेस चल रही है, उसमें से जो निकलता है वही मोनोलॉग है। या आज ये हो गया, वो हो गया, इधर जाना था, उधर जाना था, अंदर कुछ ना कुछ बकबक चलती रहती है। वो बकबक है वही जो है वो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट एरिया से ही आती है। तो मैं और मेरा जैसा यहाँ कुछ है नहीं, मैं बोल रहा हूँ ऐसा भी नहीं है। ये जो है नॉर्मली थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट एरिया हमारे अंदर काम करता है, और इसकी वॉइस खास करके इंटरनल वॉइस है वो इसकी ही है। द इंडिविजुअल दैट इज यू प्रोफेसिंग टू बी independent but actually under the control of someone else, that is under the control of brain area and the neurological processes, more strong than the individual that is you, because you are a puppet and totally involved and at the mercy of whatever goes on within you। तो यही बात है, फिर से कहते हैं कि भाई आप आपको इंडिपेंडेंट मानते हो, पर ये है नहीं। ये जो है वो कंट्रोल पूरा ब्रेन से होता है, और न्यूरोलॉजिकल जो ज्ञान तंतु की जो प्रक्रिया अंदर चल रही है उसके द्वारा होती है। और ये चीज़ जो है वो जिसको मैं कहता हूँ वो मैं से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब जिसको हम कहते हैं कि भाई मैं या आई जिसको कहते हैं अंदर जो मेरा मैं पड़ा है, जो मैं कहते हैं, उससे भी ज़्यादा ये ब्रेन की प्रोसेसेस है, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो हमें नचाता है। अगर जिसको हम मैं कहते हैं, मतलब कि जो हमारा बीइंग है, अगर बीइंग इतना स्ट्रॉन्ग है तो ये ब्रेन हमें नचा नहीं सकता। ये ब्रेन द्वारा हम इस तरह कठपुतली की तरह नहीं करते, पर क्योंकि जो अंदर ये हमारा बीइंग है वो इतना लो लेवल के ऊपर है, बीइंग को ही हम मैं यू वगैरह कहते हैं, तो वो इतना वीक है कि उसके कारण जो है वो हम ब्रेन के कंट्रोल में रहते हैं, और हम पपेट की तरह जीते हैं, और पपेट की तरह हमें ये ब्रेन नचाता रहता है, और उसकी मर्जी, उसकी दया के ऊपर ही चलता है। मतलब ब्रेन जैसा करेगा वैसा ही हमको जीना पड़ेगा। ब्रेन कहता है कि ये मुझे करना है, जो जरूरी नहीं है ऐसी चीज़ें ब्रेन कराता है। कहता है कि मुझे रात को 12 बजे भूख लगती है, बोलते हैं कि खाना है, तो ब्रेन कहेगा कि खाना है, तो फिर हम उठ के खाना खाने चले जाते हैं। तो ये एक मजबूरी जैसा है, इसलिए यहाँ मर्सी किया है, कहा है कि भाई मर्सी की तरह मजबूरी में ये जी रहे हैं इस तरह। और ये हमें ना बिल्कुल अनुभव बिल्कुल इसका चीज़ का नहीं है कि ये ब्रेन हमें कर रहा है। इसमें भी हम हमारा मैं को ही जोड़ देते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मेरी इच्छा से मैं कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है, इसका हमें कोई बोध नहीं है। When the individual that is you profess to be independent through though thus controlled by your brain areas and neurological processes, you are a puppet and is like a person who knows not and knows not that he knows not।
तो व्यक्ति ये इंडिपेंडेंट तो है ही नहीं और ब्रेन के कंट्रोल के अंडर है और पपेट की तरह वो जी रहा है। और ये ऐसा व्यक्ति है कि जो कुछ जानता नहीं है और ये जानता नहीं है वो चीज़ भी वो नहीं जानता है। तो वो जैसे कि ये क्रिया कि भाई हम कठपुतली की तरह जी रहा है और ब्रेन हमें कंट्रोल कर रहा है, ये ज्ञान हमें है नहीं और ये ज्ञान नहीं है ये बात भी हमें पता नहीं है। तो ये दो चीज़ यहाँ इंक्लूडेड हैं। कैन एनीवन टीच ए puppet or preach to a puppet? No. If you friends are mere puppets to your brain area and your neurological processes and express their internal dialogue as you speak, then how can I teach you anything or preach to you? The answer is no. अब यही बात है कि भाई कठपुतली जो होती है उसको क्या कुछ सिखाया जाता है? बाकी पर कठपुतली को तो नहीं सिखाया जाता, पर हम एज ए कठपुतली जो है, हम एज ए पपेट जो है, हमें भी कुछ नहीं सिखाया जाता। क्योंकि ब्रेन जो है, आप ब्रेन को तो कुछ सिखा सकते नहीं हो, ब्रेन तो अपनी पैटर्न के ऊपर ही चलता है। तो ब्रेन को क्या सिखाया जाएगा? और ब्रेन को नहीं सिखाया जाता है तो फिर मतलब कि पपेट को भी नहीं सिखाया जाता है और न कोई उसको उपदेश दिया जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये ब्रेन एरिया ने सब पूरा कब्जा हमारा जो कर लिया है और हमारे अंदर इंटरनल जो डायलॉग है वो भी हम इस तरह एक्सप्रेस करते हैं जैसे कि ये हमारी स्पीच है इस तरह। तो फिर कोई गुरु किस तरह हमें ये सिखा सकता है? तो कहने का मतलब ये है कि इसके पहले कुछ काम करना पड़ता है ये ब्रेन एरिया को, जिसको तावरिया जी एक ही शब्द कहते हैं, इसको री एजुकेट करो। तो उसको री एजुकेट करना पड़ता है और री एजुकेट का मतलब कोई नया कुछ सिखाना पढ़ाना नहीं है। री एजुकेट का उन्होंने पहले बता ही दिया है कि री एजुकेट का मतलब क्या है, 3A एरिया तक पहुंचना है। तो जब हम 3A तक पहुंचते हैं, डायग्राम 3A तक, तब हमारा जो ये टोटल ब्रेन का एरिया है, थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट एरिया, वो री एजुकेट होता है और फिर पपेट होना वो बंद कर देता है। फिर वहाँ कुछ उसकी अपनी मर्जी चलती है और फिर वो अपनी मर्जी से जीता है। उसके पहले तो हम पपेट जैसा ही है। दिस इज सो बिकॉज यू आर इन द स्ट्रीम ऑफ थॉट्स इन्वॉल्व एंड आर टोटली oblivious of this fact and think that you can think independently। तो ऐसा इसलिए है कि ये जो विचारों का प्रवाह इतना हमारे अंदर चल रहा है और उसके साथ में हम जुड़े हुए हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं विचारों के प्रवाह के साथ में, और ये जो पूरी प्रक्रिया है, जो ये हकीकत है, उससे हम अनजान हैं। वो हम जानते भी नहीं है कि इस तरह हमारे अंदर हो रहा है। ये विचार की प्रक्रिया के साथ हम जुड़े हुए हैं और विचार जिस तरह चल रहा है इसी तरह जीते हैं। ये इस तरह का कोई हमें ज्ञान नहीं है, भान नहीं है, और फिर भी हम कहते हैं कि भाई हम इंडिपेंडेंट हैं। तो ये तो एक जोक जैसा हो जाएगा। टू कम आउट ऑफ दिस स्ट्रीम ऑफ थॉट एंड बी नॉट इन्वॉल्व, दैट इज द स्ट्रीम ऑफ थॉट्स should not be able to manipulate your hands, feet, mouth and voice, and this is or was the purpose of the exercises shown to you in third meeting, and to further strengthen you, you will be shown more practices today. But if you do not practice sincerely and do not get out of this awkward condition of a puppet, how can anyone guide you? तो बात ये है कि यहाँ जो है वो हम इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो ये स्ट्रीम ऑफ थॉट, जो विचार का जो प्रवाह चल रहा है, उससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। उसमें हमें इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा। और जिस तरह ये मैनिपुलेट करता है ब्रेन हमें, और हम इसी तरह हम हाथ पैर सब कुछ हिलाते हैं, बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, वो फिर नहीं होगा। और वो कब नहीं होगा कि जब थॉट्स के साथ में हमें
हमें इन्वॉल्व होना, चिपकना हम बंद कर देंगे, उसके साथ में जो हम लिप्ट हो जाते हैं वो अगर बंद हो जाएगा तो ही ये पॉसिबल है। और आपको याद होगा कि बहुत पहले हमने प्री सेंसिंग की एक्सरसाइज सीखी थी, वो एक्सरसाइज भी इसीलिए बताई थी कि भाई क्योंकि हम जो विचारों के साथ में जुड़ जाते हैं, तो इस एक्सरसाइज में हम श्वास को, जो नॉर्मल श्वास चल रहा है उसको देखने का काम करते हैं और विचारों से अलिप्त रहने का प्रयत्न करते हैं। तो वो इसीलिए कि ताकि हम धीरे धीरे करके विचारों के बंधन से मुक्त हो सके और ब्रेन जो हमें कंट्रोल कर रहा है, इसलिए इसके बदले में हम खुद हमारी तरह जी सकते हैं, मतलब कि हम जो एक बीइंग है वो बीइंग के रूप में हम फिर जी सके, इस तरह हो सकता है। पर इसके लिए ये जो है वो प्री सेंसिंग एक्सरसाइज के अंदर गहराई में जाना पड़ेगा और फिर दूसरी भी एक्सरसाइज वो बताएंगे, उसको अगर हम गहराई से करते हैं तो हो सकता है धीरे धीरे करके हम इसके जो प्रभाव है ब्रेन का, उससे हम मुक्त हो सकते हैं और ये जो ऑकवर्ड कंडीशन पपेट जैसी है हमारी, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। फिर कोई हमें गाइड कर सकता है, तो इतना करना तो जरूरी है। आई विश दैट यू कैन स्टैंड ऑन द बैंक एंड वॉच द स्ट्रीम ऑफ थॉट्स फ्लो बाय द अराइजिंग एंड पासिंग अवे ऑफ ऑल थिंग्स, देन वॉच द सो कॉल्ड यू as an individual, the organism, the puppet, and learn not to be a puppet anymore. Only then can you learn the higher practices of yoga. Till then it is mere tape recording and a puppet performing and someone else operating the strings and someone's voice speaking. तो वो कहते हैं कि भाई एक यहाँ टेक्निक जैसे भी देते हैं, यहाँ जैसे वो तो पहले तो कहा ही है, पर फिर भी यहाँ कहते हैं कि आप जैसे कि एक हम समंदर होता है तो समंदर के किनारे खड़े रहकर जिस तरह जो वेव्स आते हैं, लहरें उठती है, उसको देखते हैं, इस तरह आपके जो विचार चल रहा है उसको थोड़ी देर रुकिए और जरा विचारों से अलग हो जाए और विचार जो चल रहा है उसको देखो, उसके फ्लो को देखो, वो जो आ रहा है, राइज हो रहा है और फिर पास हो जाता है, वो हर चीज़ जो है उसके अंदर उसको न्यूट्रल रूप से देखो। और वो देखते समय भी इन्वॉल्व नहीं होना है और देखते समय उसके अंदर न कोई राग द्वेष आना चाहिए कि भाई ये ऐसा मेरे से गलत हो गया, अभी ऐसा नहीं होगा। कोई ऐसा पास का विचार आता है तो हम फिर उससे जुड़ जाते हैं कि अरे ये तो मैंने गलत कर दिया था। इस तरह इन्वॉल्वमेंट इस देखते समय भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए और सिर्फ उसको एक न्यूट्रल रह के उसको देखना चाहिए। उसके बाद में जो जिसको हम मैं कहते हैं या इंडिविजुअल कहते हैं या ऑर्गेनिज्म कहते हैं, पपेट कहते हैं, जो कहते हैं जो है मैं, उसको फिर देखना है कि ये मैं कौन है, या ये पपेट की तरह मैं किस तरह जी रहा हूँ, तो मैं इंडिविजुअली कौन हूँ, ये ऑर्गेनिज्म क्या है, इसको फिर ऑब्जर्व करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है और फिर इस तरह धीरे धीरे करके हम पपेट होने से बाहर निकल सकते हैं। और यह जब इतनी स्थिति होती है, मतलब कि ये अभी इस तरह करते करते हम 3A तक कर पहुंच गए, तो फिर हायर प्रैक्टिस जो योग की है उसको हम कर पाएंगे। तो 3A तक तो पहुंचना पहले एक फंडामेंटल चीज़ है, उसके बाद में ही योग की गहरी प्रैक्टिस हो पाएगी। इसके अलावा तो हम फिर टेप रिकॉर्डर जैसे ही है और पपेट की तरह हम परफॉर्म करने वाले हैं और हमारी जो डोरी है वो कोई किसी के हाथ में है, मतलब कि हमारे ब्रेन एरिया के हाथ में है और हमारा वॉइस जो है वो भी अंदर का ही वॉइस है, ब्रेन का ही वॉइस है। यू मे गो ऑन रीडिंग JK और एनी वन ऑफ योर चॉइस टू नो अवेल। तो नॉर्मली तो वो कावरिया जी किसी का नाम दे के लिखते नहीं है, पर यहाँ जी कृष्णमूर्ति का नाम लिखा है क्योंकि उस समय उनके बहुत प्रवचन प्रसिद्ध थे, बहुत चलते थे और काफ़ी लोग इंटरेस्ट से उनको सुनते भी थे। पर प्रॉब्लम क्या है कि ये सारी चीज़ें, कई चीज़ें ऐसी होती है
कि कई चीज़ें इतनी ऊंची होती है कि वहाँ तक साधक पहुँचा हुआ ही नहीं होता है और वो नहीं समझ सकता है, और फिर उसको फिलोसॉफी के रूप में या फिर एक ज्ञान के रूप में ले लेता है। उसके बीइंग में परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि जो कहा जाता है वो करने के लिए वो समर्थ ही नहीं है। शायद ही कोई 1500 में एक आध व्यक्ति कोई शायद निकल आए और कुछ करने का प्रयत्न कर सके। बाकी कई ऐसा जो इस प्रकार का ज्ञान है उसको प्रैक्टिकली अनुभव में लाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए ये यहाँ कहते हैं कि भाई आप चाहे पढ़ो कुछ भी करो, पर ये कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी स्थिति क्या है। यो तावड़िया जी ने क्यों लिखा, क्योंकि वो जानते हैं कि हम एक सामान्य साधक है, सामान्य व्यक्ति है, और कोई ऊंचे प्रकार की जो ज्ञान की बातें हैं या अंदर के हमारे जो माइंड की बातें हैं, हालांकि ब्रेन की बात है, तो वो व्यक्ति नहीं समझ सकता है और वो प्रयत्न करेगा तो भी नहीं कर पाएगा। उसके लिए पहले उसका बीइंग ऊपर उठना चाहिए। तो जो हम बार बार कहते हैं कि भाई 3A तक तो पहुंचना है, तो कोई भी किसी प्रकार की आपको सिस्टम या ज्ञान चाहिए तो 3A तक पहुंचोगे तो ही फिर आपको दूसरे को भी समझ पाओगे कि भाई ये व्यक्ति क्या कहना चाहता है। नहीं तो हम तो यहाँ अब तो कोई भी कुछ कहता है तो हमारी बुद्धि से समझने का प्रयत्न करते हैं, और यहाँ बुद्धि का काम ही नहीं है। यहाँ एक और गहराई से, एक और अंडरस्टैंडिंग से सब चीज़ों को समझनी पड़ती है। वो तो हमारे पास है नहीं, तो फिर इस तरह का जो कुछ पढ़ते हैं वो फिर कोई काम का नहीं रहता है। मार्क माई वर्ड्स फ्रेंड, तो ये बात वो गंभीरता से कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि मार्क माई वर्ड्स, मेरे शब्दों को नोट कर लीजिए करके। और ये सही है। हम अगर हमारे आजू बाजू भी देखते हैं या हमने अब तक में जो कोई प्रयत्न किया है हमारे अंदर भी देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये बात तो सही है। हम ऐसी चीज़ों को नहीं समझ सकते, पकड़ नहीं सकते। उसके लिए पहले हमें तो प्राण योग से ही काम करना पड़ता है। और इसीलिए तावड़िया जी ने 3 स्टेप रिफाइनिंग जो बेसिक चीज़ें हैं वो दी है। और इसे ये सारी चीज़ें करते करते, इसको पकड़ते पकड़ते अगर 3A तक पहुंच जाते हैं, फिर जो है ये ज्ञान मार्ग या जिसको हम मनोयोग कहते हैं, तो ये मनोयोग की फिर बात आती है। क्योंकि कृष्णमूर्ति का भी टीचिंग जो था वो प्योर मनोयोग का ही था। तो मनोयोग इतना आसान नहीं है, वो 3A तक नहीं पहुंचते तो मनोयोग समझ नहीं सकते हैं। Let us in this meeting properly understand the first 4 steps of the orthodox 8 steps yoga, that is yam, niyam, asana and pranayam, and the orthodox and misleading explanation be set aside. This is how we differ basically from orthodox yoga. Our method is to teach and not preach. तब यहाँ वो जो हमारे अष्टांग योग है उसकी जो पहले 4 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, उसकी कुछ बात करना चाहते हैं। पर वो कहते हैं कि जो किताबों में बताया जाता है एक्सप्लेनेशन वो मिसलीड करने वाला है और ऑर्थोडॉक्स है, रूढ़िगत है, तो उसको साइड पर रखना पड़ेगा, उसको नए ढंग से समझना पड़ेगा। और जब हम ये पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम की डेफिनेशन ही उन्होंने पूरी की पूरी बदल दी है। जो नॉर्मली हम किताबों में पढ़ते हैं, यम क्या है, नियम क्या है, आसन क्या है, प्राणायाम क्या है, ये जो पढ़ते हैं उसमें से कुछ भी इसके अंदर उन्होंने यम, नियम के, आसन, प्राणायाम में नहीं लिया है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि भाई उनका जो है वो ऑर्थोडॉक्स योग से बिल्कुल डिफरेंट था। और ऐसा नहीं है कि भाई कई बार कई लोग क्या करते हैं कि भाई डिफरेंट होने का थोड़ा एक ढोंग करते हैं, इस तरह का ये करते हैं कि उसको थोड़ी एक वेट मिले, उसको थोड़ी प्रेस्टीज मिले। जैसे आजकल हर चीज़ का अपोज करना एक फैशन बन गई है, क्योंकि अगर आपको पॉपुलर बनना है तो सबसे आसान रास्ता ये है कि आप अपोज करो, तो फिर आप लाइमलाइट में आ जाओगे। तो ये बात नहीं है, ये तावड़िया जी की अपनी एक थिंकिंग था, उनकी एक परंपरा थी। और जिसको हम ये जो विजडम कहते हैं, क्लाउड ऑफ विजडम, वो चीज़ से जो उनको जो ये मिला है वो बात ये करते हैं। इसीलिए वो ऑर्थोडॉक्स जो ये है उससे बिल्कुल अलग रूप में उनका ये टीचिंग हमें देखने का मिलता है। न ऐसा नहीं है कि कोई
अलग होने का दिखावा करने के लिए ये उन्होंने सब अलग लिखा है। वो जो उन्होंने अनुभव किया था वही चीज़ यहाँ उन्होंने बताई है। तो वो कहते हैं कि भाई हमारी तो जो ये है वो सिखाने की है, हमारी पद्धति है वो उपदेश देने की नहीं है, हमारी पद्धति तो सिखाने की है। तो यम में क्या कहते हैं, देखो, यम आर द प्रोसेसेस yum are the practices of a area of the brain, the thinking instrument, which is trained to be kept bound to one particular practice for a period that is laid down. It is not dharana, yet it is the right sense of the word concentration. तो यहाँ हम यम नियम के बारे में क्या जानते हैं कि भाई यम मतलब कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये 5 महर्षि पतंजलि ने बताए। वो ठीक है, वो बताया है, पर उसका भी वो महर्षि पतंजलि ने बताया वो भी कोई मॉरल के रूप में नहीं है। लोग उसको भी मॉरल के रूप में लेते हैं और फिर भी वो कुछ नहीं कर पाते हैं। और ये 5 ऐसा नहीं है कि कोई मॉरल के रूप में उसको उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस भी नहीं हो सकती। एक सिर्फ अहिंसा ले लीजिए और सारी जिंदगी प्रयत्न करिए तो भी आप अहिंसा को भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे पूरी जिंदगी प्रयत्न करने के बाद भी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक अचीवमेंट है, और जब व्यक्ति योग में बहुत आगे निकलता है तब ये सारी चीज़ें उसके अंदर, अहिंसा, सत्य, ये सब सारी चीज़ें जो उसके अंदर प्रतिष्ठित होती है, उससे पहले नहीं। तो ये कोई एक मॉरल ग्राउंड के ऊपर नहीं बताई हुई बात है। उसको भी अगर करना है, समझना है, तो उसके पहले बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तब हम यम नियम का पालन करते हैं। तो इसलिए यहाँ इन्होंने यम के बारे में क्या कहा है कि भाई कोई अगर प्रैक्टिस हम लेते हैं और उसको ठीक समय तक, उसको हम लंबे समय तक उसकी प्रैक्टिस करते हैं और थिंकिंग एरिया को हम उससे कंट्रोल करने का प्रयत्न करते हैं या थिंकिंग एरिया को हम उस तरह पकड़ के रखते हैं, तो वो प्रैक्टिस जो है वो यम के अंदर है। तो जैसे कि प्री सेंसिंग की प्रैक्टिस है, वो भी इसी प्रकार की है, इसीलिए दी है कि प्री सेंसिंग के हम थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को जरा पकड़ के रखे थोड़े समय के लिए। तो यम जो है वो थिंकिंग प्री सेंसिंग की प्रैक्टिस के लिए उन्होंने यहाँ यम को बताया हुआ है। और इस तरह की कोई भी और भी प्रैक्टिस हो सकती है। तो यहाँ खाली ये मॉरल्स की बात नहीं है। इसी तरह यम देखो, यम में भी कुछ और ही बात है। नियम likewise, whenever you wish to separate our awareness and prevent from being entangled with the inner processes of the brain and neurological processes, it should be possible to do so and observe the arising and passing away without being involved for a period that is laid down and is longer than the period fixed in A. It is not dhyana, yet it is the right sense of the word meditation, and when we proceed from A to B, it is our progress from passive awareness to active awareness, that is awakeness. अब नियम में क्या कहते हैं कि नियम में हमें क्या करना है कि हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस अंदर चल रही है और ब्रेन की प्रक्रिया अंदर चल रही है, उससे हमारी अवेयरनेस को सेपरेट करना है। जो अभी चिपकी हुई है, जुड़ी हुई है, उसको हमें उसको सेपरेट करना है, अलग करना है। तो अवेयरनेस अलग होगी और थिंकिंग की प्रक्रिया अपने आप में सेपरेट रूप में चलती रहेगी। तो इस प्रकार की जो प्रैक्टिस करते हैं वो नियम में आता है। और फिर वो इस तरह की प्रैक्टिस जो है वो ठीक ठीक लंबे समय तक करना है। मतलब ए के अंदर, जैसे यम के अंदर हम प्रैक्टिस करते हैं, तो मानो कि कोई प्रैक्टिस हमने 10 मिनट 15 मिनट की, अब यहाँ प्रैक्टिस मानो कि आधा घंटा करते हैं या उससे ज़्यादा करते हैं, और इसी तरह डीप में जाके करते हैं, गहराई में जाके करते हैं, तो फिर वो ये चीज़ नियम बन जाती है और इसको हम मेडिटेशन कह सकते हैं। मतलब अभी प्री सेंसिंग को ही ले लीजिए, प्री सेंसिंग हम करते हैं तो अभी उसमें और गहराई में जाते हैं और गहराई में जाते हैं, तो फिर ये नियम के रूप में हो जाएगा। और इसके अंदर दूसरी चीज़ क्या होगी कि नॉर्मल कोर्स में जो हमारी पैसिव अवेयरनेस चलती रहती है, उसके बदले में हमारे अंदर उस दौरान एक्टिव अवेयरनेस आएगी या कि अवेकननेस आएगी। मतलब कि एक उठित अवस्था या जागृति की अवस्था हमारे अंदर बनी रहेगी।
तो ये जरूरी है। इस तरह जो हमारे अंदर डेवलपमेंट होता है, पहले जो होता है वो कुछ पीरियड के लिए करते हैं, फिर इसके अंदर और डीप में जाते हैं और हमारी अवेयरनेस को हम एक्टिव अवेयरनेस के रूप में फिर मेंटेन करते हैं। तो ये यम नियम हो गया। अब आसन की बात करते हैं। इफ वी आर एबल टू मेंटेन बोथ ए एंड बी फॉर ए कंसिडरेबल पीरियड एज फिक्स्ड एज एंड व्हेन वी वांट, it is the right posture of the human brain and is in the right sense of the word asana, and we need not practice any physical asana in the name of yoga, but you may do so under guidance for health, for no asana can take us to the road of true spirituality except the one shown above. अब सही आसन क्या है उसकी डेफिनेशन करते हैं। उसमें क्या कहते हैं कि ये दो प्रैक्टिस जो यम और नियम में जो हमने की उसको हम कंसिडरेबल पीरियड तक उसको हम फिक्स कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं। लंबे समय तक ये प्रैक्टिस को हम कर सकते हैं और जब चाहे कर सकते हैं, व्हेन वी वांट। तो जब चाहे तब हम कर सकते हैं, तो फिर वो राइट पोस्चर होगा। और इसके साथ में एक शब्द इंपॉर्टेंट यहाँ जुड़ा हुआ है, राइट पोस्चर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। देखो ये पोस्चर क्या है, ह्यूमन ब्रेन का है, न कि फिजिकल है। तो ये आसन की डेफिनेशन ब्रेन के लिए है, न कोई फिजिकल पोस्चर के लिए। ये बात खास ध्यान में रखना है कि उनकी डेफिनेशन आसन की जो है वो ब्रेन पोस्चर के लिए है, न कि फिजिकल पोस्चर के लिए। तो वो राइट ब्रेन पोस्चर बनेगा और फिर वो सही माने में उसको आसन कहा जाएगा। और फिजिकल आसन इसीलिए कोई अध्यात्म में जाने के लिए कोई फिजिकल आसन की जरूरत नहीं है और न कोई फिजिकल आसन अध्यात्म में ले भी जा सकता है, पर हेल्थ के लिए हम इसको कर सकते हैं। किसी के गाइडेंस के अंदर हम हेल्थ के लिए आसन को कर सकते हैं। पर आसन करते हैं तब ऐसा नहीं कि भाई हम कोई योगा की प्रैक्टिस करते हैं या कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, ये नहीं। ठीक है, हेल्थ के लिए करो, अच्छा है, पर मेन जो है वो आसन ये ह्यूमन ब्रेन का है। हमारा ब्रेन किस तरह अभी स्थिर होता है, जैसे एक कोई फिजिकल पोस्चर होता है, तो फिजिकल पोस्चर में हम क्या करते हैं, पोस्चर करते करते एक पॉइंट के ऊपर उसकी फाइनल स्थिति के अंदर रुक जाते हैं, वो पोस्चर को मेंटेन करते हैं। इसी तरह जो हमारा ब्रेन जो है वो मानो कि हम कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं ध्यान की, और ध्यान की प्रैक्टिस करते करके वो ब्रेन वहाँ स्थिर हो गया, तो समझो कि वो आसन लग गया, ब्रेन का आसन। जब तक विचार चालू है और अंदर अस्थिरता है, फिक्स नहीं है, तब तक फिर वो आसन नहीं है। तो आसन के लिए भी जरूरी है कि उसका फिक्स होना, स्थिर होना जरूरी है, उसको मेंटेन करना पड़ता है उसकी स्थिरता को। तो ये हो गया आसन। अब बात आती है प्राणायाम की। इफ यू आर एबल टू मेंटेन 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग फॉर ऑल 24 आवर्स ऑफ द डे, द इनर ब्रेन एंड न्यूरोलॉजिकल प्रोसेसेस विल रिमेन इन रिदम एंड मेंटेन द पीरियोडिक स्टेट इन विच ए ट्रू ह्यूमन बीइंग इज सपोज्ड टू बी फॉर रियल स्पिरिचुअल वेल बीइंग। तो यहाँ ये तो हम जानते हैं कि 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग को बहुत महत्व देते हैं और उनको ही प्राणायाम कहते हैं। और ये तो हमने कई बार आगे भी पढ़ने में हमें देख लिया था कि सच्चा प्राणायाम क्या है, कि 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग है। क्यों 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग प्राणायाम है? क्योंकि 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग द्वारा ही हम हमारा एस्ट्रल बॉडी के अंदर जो प्राण है उसको प्राण को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो प्राणायाम का अर्थ ही ये है, प्राण का आयाम। तो प्राण का आयाम किस तरह होगा? तो ये जब 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करते करते हम जब ये हमारे एस्ट्रल बॉडी के प्राण तक पहुंचते हैं और फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी सिंक्रोनाइज होता है और श्वास और प्राण सिंक्रोनाइज होता है। तो यहाँ फिजिकल बॉडी में श्वास 12 की रिदम पर चल रहा है, अंदर एस्ट्रल बॉडी में रिदम जो है वो प्राण के अंदर 12 की रिदम से प्राण चल रहा है, प्राण का इनटेक आ रहा है 12 की रिदम से एस्ट्रल के अंदर, और फिजिकल में 12 की रिदम से श्वास आ रहा है। तो ये सिंक्रोनाइज होता है, तब हम प्राण क्या है उसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं और तब एक्चुअल प्राणायाम चालू होता है।
उससे पहले जो हम श्वास की क्रिया करते हैं वो तो प्राणायाम है ही नहीं, वो उन्होंने बार बार बताया है। और अगर ये रिदम को हम मेंटेन करते हैं तो हमारे अंदर एक पीरियोडिक स्टेट बनता है। पीरियोडिक स्टेट मतलब जागृति की स्थिति बनती है, और वो जागृति की स्थिति द्वारा हम स्पिरिचुअल वेलबींग हमारे अंदर फिर रियल स्पिरिचुअल वेलबींग बनता है। मतलब कि इस तरह ये चारों जो है यम नियम आसन प्राणायाम को समझना है और इसको इस तरह करना है, इस तरह हमें आगे बढ़ना है। यम के अंदर, नियम के अंदर, आसन के अंदर और प्राणायाम के अंदर इस तरह हमारा रिदम बैठती जाएगी और हम एस्ट्रल के साथ कनेक्ट करके रियल प्राणायाम तक पहुंच पाएंगे। तो ये रियल सेंस में यम नियम आसन प्राणायाम है। अब ये कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, ना पढ़ने का मिलेगा, ना कोई बात करेंगे। और जब हम ये सब बात करते हैं तो कई लोग को ऐसा मजाक जैसा लगता है कि ये क्या बात हुई। महर्षि पतंजलि ने खुद ही बताया है कि यम क्या है, नियम क्या है, आसन क्या है, प्राणायाम क्या है। ये महर्षि पतंजलि ने तो कुछ जो सूत्र है वो एफोरिज्म है, वो सूत्र जो है उसके अंदर बहुत कम शब्दों के अंदर कुछ बता दिया। अब आसन जो है उसकी डेफिनेशन ही उन्होंने क्या किया कि स्थिर सुखम आसनम, जो स्थिर है और सुखम है, सुखपूर्वक है, वो आसन है। वहां कहा कि शरीर को ऐसा रखो, शरीर का कोई शब्द इसमें है ही नहीं, इतना ही है कि स्थिर और सुखपूर्वक, जो चीज स्थिर है और सुखपूर्वक है वो आसन है। तो यहाँ हम ब्रेन को ये नहीं लागू कर सकते कि ब्रेन स्थिर है, सुखपूर्वक की ब्रेन की स्थिति है, तो वो ब्रेन का आसन नहीं हो सकता है। पर लोग इस तरह समझने का प्रयत्न नहीं करते हैं। ठीक है, once A, B, C and D are possible, we can maintain the real inner state, the periodic inner state of intuition. Intuition is a state which at first puts us in communication with our planet, solar system, the whole of humanity, and later the entire physical universe, and later include the molecular or astral or bhuva universe, and yet later includes the mental or electronic or swa universe. अब ये जो है, ये जो हम करते हैं, इतना अगर पहुंचते हैं तो ये कितनी बड़ी चीज हो जाती है कि जब ये स्थिति अंदर बनती है, ये चारों यम नियम आसन प्राणायाम सच में जिस तरह यहाँ बताए इस तरह अगर ये घटित होते हैं, इस तरह हम इसको उस स्थिति के तक पहुंचते हैं, तो ये चारों मिलके जो अंदर बनती है, अंदर की स्थिति, वो पीरियोडिक इनर स्टेट बनता है। मतलब जागृति की ऐसी स्थिति बनती है कि जिसके अंदर हमारे अंदर इंट्यूएशन चालू होता है। अब ये शब्द भी थोड़ा भ्रामक हो गया है, इंट्यूएशन। लोग अंदर से कुछ अपने ही ब्रेन से कोई आवाज आती है या कुछ अंदर से सुझाव आता है तो उसको इंट्यूएशन मान लेते हैं। वो इंट्यूएशन नहीं होता है, ये तो ब्रेन के अंदर की प्रक्रिया के अंदर से कुछ आया हुआ है, वो इंट्यूएशन नहीं है। इंट्यूएशन ये है कि जब आप चिट्ठी के साथ जुड़ते हैं और इसके साथ में जब आपका कम्युनिकेशन होता है, फिर जो अंदर जो आता है वो इंट्यूएशन। और जिस तरह हम जिसको विजडम के बारे में कहते हैं, वही बात इंट्यूएशन की भी है कि इंट्यूएशन फॉर्म में कुछ चीजें आती है हमें करने के लिए या ना करने के लिए। तो चीज करने के लिए ना करने के लिए आती है, वो इंट्यूएशन होती है। पर वो ओरिजिनली चिट्ठी से हमारे साइलेंट एरिया में आई और फिर वो हमारे अंदर आई है। तो इस तरह इसको समझना है। और जब इस तरह का कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है तो व्यक्ति को पूरी प्लेनेट का, हमारा जो ये प्लेनेट है मतलब पृथ्वी है, उसका पूरा ज्ञान होता है। ये पृथ्वी क्या है, किस तरह ये पृथ्वी, मतलब कि ये पृथ्वी भी एक सजीव एक मतलब लिविंग एंटिटी है, न कि वो हम जैसे ये ठोस जमीन को देखते हैं तो हमें लगता है कि इसमें थोड़ी जान है, पर पृथ्वी एकदम जानवान चीज है। और इसीलिए तो ये सारी चीजें सब उगाती है, सब कुछ करती है, हमें हवा देती है, पानी देती है, खाना देती है। तो कोई जीवन चीज ही ये कर सकता है ना। साइंस चाहे उसको जीवन माने या ना माने, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर हम इसको जानते हैं कि ये जीवंत है, इतनी जीवंत है कि अरबों जीवों को, अरबों जीव तो खाली मनुष्य है, उसके अलावा तो न जाने कोई गिनती नहीं है। इतना पशु पक्षी जानवर कीटक वगैरह कोई गिनती नहीं है, इतना सारा ये पृथ्वी के ऊपर सब जीव रहते हैं।
इवन जो वनस्पति है वो भी अपने आप में एक जिंदा चीज है। तो ये कोई सामान्य चीज नहीं है। पृथ्वी ऐसी एक महाशक्तिशाली एक चीज है जो हमें जीवन देती है, और उसके ऊपर ही हमारा जीवन ये हो सकता है। तो ये इसका ज्ञान फिर हमें आता है जब इस तरह का कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है। समंदर क्या है, इसकी गहराई क्या है, ये समंदर पृथ्वी का क्या चीज है। और ये कहते थे कि भाई समंदर है वो पृथ्वी का एस्ट्रल बॉडी है, तो ये इसका एस्ट्रल भी पृथ्वी का भी एस्ट्रल बॉडी, क्योंकि पृथ्वी जो है जैसे हमने कहा ना कि वो जीवंत है, तो जीवन चीज है तो उसका भी एस्ट्रल बॉडी तो होना चाहिए। तो और इतना ही नहीं, पृथ्वी के अंदर आत्मा भी पड़ी है, उसकी आत्मा है। जैसे हमारे अंदर आत्मा है उसी तरह सेम टू सेम आत्मा है, पर वो उसका वर्णन तावरिया जी ने पर्पज में अलग रूप में किया है कि 4 प्रकार के आत्मा का उसमें बताया है, लार्ज, स्मॉल वगैरह वगैरह। तो उसके अंदर पृथ्वी जो है उसके अंदर भी आत्मा है, और उसके भी आध्यात्मिक प्रोसेस के अंदर है, क्योंकि हर जीव जो जिसके अंदर आत्मा है वो चाहे कोई भी फॉर्म के अंदर है उसको इवोल्यूशन में जाना ही पड़ता है, और वो भी उसको भी उसके लिए भी मोक्ष है। तो पृथ्वी भी यही प्रक्रिया के अंदर है, और एक दिन पृथ्वी का भी मोक्ष हो जाएगा। वो कैसे, वो अलग चीज है, उसका फॉर्म क्या है, तो उसका किस तरह होगा वो एक अलग विषय है, पर वो प्रोसेस के अंदर है। और वो जो है वो इवोल्यूशन की प्रोसेस के अंदर पृथ्वी भी है, क्योंकि उसके अंदर आत्मा पड़ी है, और एक प्रकार ये आत्मा ने एक प्रकार का ये शरीर धारण किया हुआ है। ये पृथ्वी जो है वो उसका शरीर है, ठीक है। तो उसको इस तरह समझना है। तो फिर प्लेनेट का ज्ञान आता है। इसके आगे सोलर सिस्टम, मतलब जो हमारे 9 या 11, 12 जो ग्रह है वो सारे ग्रहों का ज्ञान आता है, सूर्य का ज्ञान आता है, और फिजिकल वर्ल्ड के अंदर जो कुछ है वो पूरा फिजिकल वर्ल्ड का ज्ञान आता है। मतलब फिर गैलेक्सी क्या है, बड़े बड़े स्टार्स क्या है, ये ब्लैक होल क्या है, न जाने जो साइंस आज बात करता है वो सारी चीजों का ज्ञान धीरे धीरे करके इस व्यक्ति के अंदर ये सब आ जाता है। और इतना ही नहीं, फिर आगे जाके उसको भूवलोक का ज्ञान आता है। भूवलोक क्या है, एस्ट्रल क्या है, इसके अंदर क्या है, इसमें किस प्रकार के जीव जीते हैं, तो ये सारी चीजों का ज्ञान आता है। और अंत में जो स्वलोक है या मेंटल या इलेक्ट्रॉनिक जो यूनिवर्स है उसका भी उसको ज्ञान आता है। तो ये धीरे धीरे करके यहाँ पहुंचता है व्यक्ति 3A, फिर 3B में जाता है। तो 3A के से आगे जाता है तो ये सारे ज्ञान जो है उसको उपलब्ध होता है, और पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान को फिर वो प्राप्त कर सकता है। वही तो हमारे ऋषि मुनियों की खासियत थी कि उन्होंने किसी के कुछ सीखा नहीं था, उन्होंने ये ज्ञान चिट्ठी से लिया था फर्स्ट हैंड नॉलेज के रूप में, और वही हमें बताया गया है शास्त्रों के अंदर। Men and women then can live and walk on this earth as gods। देखो कितनी ऊंची स्थिति हो जाती है कि जैसे स्वयं भगवान को इस पृथ्वी के ऊपर चल रहा है। अगर स्त्री पुरुष इस स्थिति तक पहुंचते हैं, और हमारे ऋषि मुनियों में स्त्रियां भी थी, इतनी आगे बढ़ी हुई थी, जो इतनी एडवांस थी, ऋषि पत्नियां थी वो, और मनीषी थी, इतनी ज्ञानी थी। और वो स्त्री हो या पुरुष हो, अगर इस स्थिति पर पहुंचते हैं तो वो एक जैसे जिंदा भगवान है इस तरह उनकी स्थिति बन जाती है, और इस तरह इसकी पूजा भी होती है हमारे यहाँ। और ये रेफरेंसेस उन्होंने सब किताबों में दिया हुआ है, आगे पहले जो हमने पढ़ा था उसके अंदर है। The inherent design state is of the inner state of intuition in case of each human being. How to reach this state? What is intuition? It is the result of creating the complete man in whom। तो पहली बात ये है कि ये इनहेरेंट डिजाइन, ये भी शब्द हमने पीछे कई बार देखा है कि हमारे अंदर जो इनहेरेंट डिजाइन स्टेट है, जिसको बुद्धा नेचर भी कहते हैं या क्राइस्ट नेचर भी कहते हैं, वो हमारा इनर स्टेट है, वही इंट्यूशन का है। तो फिर से ये 3B की स्टेट की बात आ गई कि 3B की स्टेट जो है वो इंट्यूशन का स्टेट है ह्यूमन बीइंग का। पर वो किस तरह पाया जाता है और इंट्यूशन क्या है? तो जो कंप्लीट मैन होता है उसके अंदर
इस तरह का इंट्यूशन का स्टेट बनता है। तो कंप्लीट मैन कौन है? ये एरिया द थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉर्मली एट रेस्ट एंड कैरीज आउट ओनली द नीडेड फंक्शन। तो ये व्यक्ति 3B की स्थिति वाली व्यक्ति जो है वो कैसी होगी कि जिसके अंदर ये जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का एरिया जो है वो रेस्ट में होगा, आराम में होगा। मतलब इसको जब जितना काम करना है इतना ही काम करेगा। वो हमारा जैसे 24 घंटे एक मशीन की तरह चल रहा है थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट, इस तरह उसका नहीं चलता है, क्योंकि उसके अंदर ये जो इनकमिंग इम्पल्स का जो इनपुट है उसको ही कम किया जाता है या उसको ही डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो फिर उसके अंदर विचार प्रक्रिया खास चलती नहीं है और बहुत कम चलती है, और जितनी जरूरी है इतनी ही चलती है। तो एक पहला लक्षण ये ऐसी व्यक्ति के अंदर ये होगा। दूसरी बात ये होगी, द एडमिनिस्ट्रेशन एरिया कैरीज आउट द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन इन परफेक्ट रिदम एंड देयर इज नोवेयर either in A or B any minor location of contradiction or conflict। अब इस व्यक्ति के अंदर जो ये ब्रेन के जो दो हिस्से है, एक थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का हिस्सा और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा, तो दोनों परफेक्टली काम तो करेंगे, पर जो दूसरा हिस्सा है वो एडमिनिस्ट्रेशन पूरी रिदम के साथ में करेगा। एक परफेक्ट रिदम होगी और उसके अंदर वो परफेक्ट रिदम के साथ जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसको वो अपकीप रखेगा, उसको मेंटेन करता रहेगा। और ये दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्राडिक्शन या कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। मतलब थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट एरिया और अपकीप एरिया जो है वो दोनों अपने अपने ढंग से सहकार से काम करेंगे, इंडिपेंडेंटली भी काम करते हैं और जब जरूर पड़ती है तो दोनों मिलजुल के भी काम करते हैं, पर बिल्कुल उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, न कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा। जबकि हम सामान्य मनुष्यों के अंदर यही एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि हमारे अंदर विचारों के अंदर भी कॉन्ट्राडिक्शन होता है और इंटरनल जो फंक्शंस है बॉडी के अंदर के उसके अंदर भी कॉन्ट्राडिक्शन सब चलता रहता है, जो ऐसे व्यक्ति के अंदर नहीं होता है। द सी और साइलेंट एरिया, द होली ग्राउंड इज इन कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद द all-pervading infinite mind, and so the universes are transparently clear to one such human being, and hence all creation is understood inside out, and only love and help flows from such a human being। तो ऐसी व्यक्ति जो है वो हमेशा जो सी एरिया है अपना साइलेंट एरिया, होली ग्राउंड जो है, उसके साथ में वो कम्युनिकेशन के अंदर होता है। मतलब उसके द्वारा चिट्ठी के साथ में कम्युनिकेशन के अंदर होता है। अगर चिट्ठी के साथ कम्युनिकेशन करना है तो सी एरिया को हमें डेवलप करना पड़ेगा, उसके द्वारा ही हम कम्युनिकेशन चिट्ठी के साथ कर सकते हैं, उसके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, और पूरा जो ब्रह्मांड का ज्ञान जो है वो फिर हम ट्रांसपेरेंटली हमें दिखाई देगा। एक जैसे पारदर्शक चीज होती है, एक पर्दा के साथ एक पारदर्शक होता है ट्रांसपेरेंट, तो पीछे की चीज दिखाई देती है। इस तरह पूरा यूनिवर्स जो है वो उसको ये ऐसे साधक, ऐसे योगी को दिखाई देता है, और ऐसे व्यक्ति जो है वो पूरा क्रिएशन है, ये जो मतलब अस्तित्व के अंदर जो जो कुछ है भूभुव स्व के अंदर, वो सारी चीजों को वो जानता है। और इसीलिए फिर ऐसी स्थिति के ऊपर पहुंचता है कि फिर उसके अंदर से एक प्रेम का भाव निकलता है, करुणा का भाव निकलता है, और वो हमेशा दूसरों को मदद करने के लिए तैयार होते हैं। तो जैसे जैसे ऐसे महापुरुष हो गए, चाहे बुद्ध हो या क्राइस्ट हो या दूसरे जो जो ऐसे महापुरुष हमारे यहाँ हो गए, जिसके अंदर ये प्रेम और करुणा और दूसरों को मदद करने की एक जो भावना, उसका कारण यही है कि ये लोग इतनी ऊंची स्थिति पर पहुंच गए, उन लोगों ने सब कुछ देख लिया, तो फिर ये ह्यूमन बीइंग को मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये हर ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर आत्म तत्व पड़ा है और आत्म तत्व की ये यात्रा है। तो हर जीव को उस दौरान में उस दिशा में ये किया जाए, लीड किया जाए, उसको मार्गदर्शन किया जाए, ताकि धीरे धीरे करके व्यक्ति वो मुक्ति के रास्ते पर आगे चलता रहे।
ये उन लोगों का एक कंपैशन या प्रेम होता है। Notice an infant, it reaches out to get and hold and even put to the tooth anything to verify whether it is satisfying. It either likes it or cries to show dissatisfaction. We adults are grown-up infants, only in size and years. Our brain reaches out to get and hold to verify, and our reaction is pleasant or unpleasant, and in the former case we like to have more, and in the later case we try to avoid. अब यहाँ हमारी एक पुख्त व्यक्ति और एक बच्चे के साथ में एक कंपैरिजन करके बताया कि एक बच्चा होता है तो कोई चीज़ जो होती है उसको लेता है, पकड़ता है, छूता है, देखता है, और कई बार वो उसको दांतों के नीचे दबा के भी देख लेता है, और फिर या तो वो सेटिस्फाइड होता है, उसको लगता है कि हाँ ये चीज़ ठीक है, तो फिर वो खुश होता है, नहीं तो फिर वो चिल्लाता है, रोता है और उसका अपना डिससेटिस्फेक्शन, असंतोष जो है वो व्यक्त करता है। तो हम ह्यूमन बीइंग भी इसी तरह तो करते हैं, कोई फ़र्क क्या है? हम अपने आप को एडल्ट कहते हैं, मैच्योर कहते हैं, पर अगर गौर से देखें तो हमारे अंदर भी यही चीज़ है। हम भी चीज़ों को पकड़ते हैं, देखते हैं और उसको जांच परखते हैं, फिर हम रिएक्शन देते हैं। तो वो रिएक्शन चाहे प्लेजेंट हो और अनप्लेजेंट हो, प्लेजेंट होता है तो हम फिर डिमांड करते हैं कि मुझे और चाहिए और चाहिए, और अनप्लेजेंट होता है तो हम फिर उसे छुटकारा पाने का प्रयत्न करते हैं। तो इसलिए कई ऐसे संत लोग कहते हैं ना कि भाई बच्चे जो होते हैं वो छोटी कार से, घर में छोटी कार से खेलते हैं और हम बाहर बड़ी कार लेके घूमते हैं। फ़र्क क्या है? बच्चा जो करता है, खाली हम ऐसे मानते हैं कि हमारा थिंकिंग और ज़्यादा है, हमारे अंदर समझ और ज़्यादा है। ये ठीक है, ऊपरी ऊपरी बात है। बाकी अगर बिहेवियरल पैटर्न को देखा जाए तो बच्चों के अंदर और हमारे अंदर कोई अंतर नहीं है, और जितने बच्चे इमेच्योर है, सही में तो हम भी इतने इमेच्योर ही है। नहीं तो अगर मैच्योर होते तो इतना झगड़ा क्यों होता? मैच्योर होते तो हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होती और दूसरे को टॉलरेट करने की हमारे अंदर भावना आती। तो हमारा बिहेवियर तो बच्चों जैसा है, तो हम कैसे फिर बड़े हो गए? फिजिकल बॉडी बड़ा हो गया, ईयर्स हमारे ज़्यादा हो गए, पर अंदर क्या कोई अंदर बिहेवियर पैटर्न के अंदर फर्क पड़ा? हमारी जो डिमांड है, लाइक डिसलाइक में कुछ फर्क पड़ा? बच्चे के अंदर जो लाइक डिसलाइक है वही हमारे अंदर है। तो इस माने में हम बच्चे जैसे ही हैं। If the thought life is 120 per second, it should not even be noticeable. The fact that certain thoughts depress us or hold our attention is because we want to live with them. For in their natural course, they would or should be dead before we are even aware of them. If we see them only as arising and passing away and not get involved by way of criticism, analysis, or merely liking them, we will never be able to encourage them or repeat them and will be free from them. तो पहली बात ये है कि हम जानते हैं कि भाई हमारे अंदर जो विचार आते हैं ये वो बहुत स्पीड से आते हैं। विचार मतलब कि इम्पल्स आते हैं, हालांकि तो इम्पल्स की आने की स्पीड 120 पर सेकंड है। एक सेकंड के अंदर 120 विचार ये हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर चले आते हैं। तो इतनी फास्ट आते हैं कि वो नोटिसेबल ही नहीं। तो पहली बात ये है कि ये विचार नोटिसेबल, इम्पल्सिव जो आते हैं वो नोटिसेबल नहीं है। दूसरी बात ये है कि कुछ फैक्ट या कुछ विचार इस तरह के हमारे अंदर आते हैं कि जो हमें डिप्रेस बना देते हैं। इससे हमारे अंदर निराशा पैदा होती है और वो हमारा अटेंशन को पकड़ लेते हैं। जब ब्रूडिंग ज़्यादा चलता है, मतलब कि कुछ गड़बड़ हो गई और उसके कारण अंदर ब्रूडिंग चालू हो गया, तो ब्रूडिंग के अंदर यही होता है कि बार बार एक ही विचार आता है
और कुछ अनचाहा विचार आता है और वो हमें फिर निराश अंदर बना देता है। पर प्रॉब्लम ये है कि हम उससे छूटने का प्रयत्न नहीं करते हैं। कई लोग को आप देखोगे तो निराशा से बाहर आने का प्रयत्न ही नहीं करते। हम उसको मदद करना चाहते हैं तो वो मदद भी नहीं लेते। मानो कि वो निराशा में भी कोई एक अंदर से मजा ले रहा है, उसको वो ऐसी स्थिति में पड़े रहना चाहते हैं। तो वो जो है हम उसको कई बार कंटिन्यू करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में रहे, तो फिर व्यक्ति निराशा में ही वो पड़ी रहती है। और हमेशा हमारे अंदर ये दो प्रकार के ये विचार या स्थिति बनी रहती है। निराशा है तो कई समय लगता है कि भाई इससे बाहर निकल जाए, फिर कॉन्ट्राडिक्शन में दूसरे विचार आते हैं कि जो है सो है। इस तरह की अंदर की स्थिति, डायलेमा की स्थिति अंदर एक बनी रहती है। पर क्योंकि हम इस चीज से जब तक बाहर आने का प्रयत्न नहीं करते, कोई भी वीकनेस है, ये खाली डिप्रेशन की बात नहीं है, आपके अंदर गुस्सा है या आपके अंदर कोई डर है, आपके अंदर डिप्रेशन है, जब तक आप ये चीज से मुक्त होने तीव्रता से नहीं चाहते, एक इंटेंसिटी होनी चाहिए कि भाई ये मेरे अंदर क्यों पड़ी है, मुझे किसी भी हालत में इससे मुक्त होना है, तभी आप मुक्त हो सकते हैं या प्रयत्न कर सकते हैं। उसके अलावा तो हम उसको ही पालते पोसते रहेंगे। तो एक उसके सामने ये चीज खड़ी करनी पड़ती है कि मुझे इससे मुक्त होना है, तब अब हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं, वरना नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि नेचुरल कोर्स में तो ये जो है वो डेड ही है, जो एक क्योंकि एक 120 की स्पीड पर आता है, हम इसको जब देखें या कुछ करें उससे पहले तो कई सारे तो मर जाते हैं, वो डेड की स्थिति के अंदर आ जाते हैं, उसके हम उसके प्रति अवेयर बने उससे पहले ही। तो हम जितना भी देख सकते हैं तो इतना ही कर सकते हैं कि जितना भी देखा जाए उसको हम इसका उदय और जो विलय होता है उसको हम देखें कि भाई ये आया और ये गया, आया और गया। तो यही एक काम हम कर सकते हैं, और उस दौरान इन्वॉल्व नहीं होना है विचारों से, अनइन्वॉल्व होके उसको देख सकते हैं, और न कि वो विचार जो चल रहा है उसके अंदर कोई क्रिटिसिज्म हो, कोई एनालिसिस हो, या फिर लाइक डिसलाइक उसके अंदर कुछ पड़े हो। अगर ऐसा होते हैं तो फिर हम उसको एनकरेज नहीं करेंगे, उसको प्रोत्साहित नहीं करेंगे, न कि उसको रिपीट करेंगे, तो धीरे धीरे करके हम इससे मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ रुकते हैं, और ये जो खास हमने यम नियम के बारे में और जो कोई महापुरुष की क्या स्थिति होती है उसके बारे में देखा है, उसके बारे में आप चिंतन वगैरह कर सकते हैं।